आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। रीमा अपनी क्लास में बैठी अपनी सहेलियों से गप्प लगा रही थी। तभी एक भोला सा मासूम सा ग्रामीण युवक कक्षा में आया और वो सारी लड़कियां हड्डबद्धा कर खद्दी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। युवक: जी माफ करें, मैं सर नहीं हूं, मैं तो बीएसएससी प्रथम वर्ष की क्लास खोज रहा था। रीमा: यही है, अभी सर आते होंगे। युवक: जी, आपका धन्यवाद। रीमा: कहाँ है? युवक: जी कौन? रीमा: धन्यवाद दे रहे थे ना, वो धन्यवाद कहाँ है? युवक: जी। रीमा: उसकी और खिंचाई करती, उससे पहले प्रोफेसर आ गए और अटेंडेंस के बाद लेक्चर। अगले पीरियड में उस युवक का संकोच कम हो गया। कॉलेज चलते हुए अभी 1-1.5 महीना ही हुआ था। स्टूडेंट्स कम आते थे, लेकिन रीमा और उसकी सहेलियां एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहती। वो भोला सा लड़का कुमार था, जिसका एडमिशन बाद में हुआ। कुछ घरेलू परिस्थितियां ऐसी थीं कि समय पर प्रवेश नहीं ले पाया। घर वाले पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कुमार कॉलेज में एडमिशन लेने में आनाकानी कर रहा था। वो लेट हो गया था। अच्छे मार्क्स लाने वाला बच्चा पढ़ाई छोड़ दे तो अच्छा भी नहीं लगता, और कुमार के पिता की सारी आशाएं इस पर ही तो टिकी हुई थीं। किसी तरह से कुमार पढ़ लिख जाए तो नौकरी करके घर की माली हालत सुधर जाएगी। अगले पीरियड में लेक्चर शुरू हुआ। कुमार ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। रीमा अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखकर फिस्ट से हंस जाती। सर ने 1-2 बार इग्नोर कर दिया, लेकिन रीमा स्वयं के साथ अन्य लड़कियों को भी डिस्टर्ब कर रही थी, तो सर ने एक टॉपिक के बारे में पूछ लिया। रीमा चुपचाप खड़ेढ़ी हो गई। अन्य लड़कियां भी सिर नीचे कर चुपचाप बैठी रहीं। तब सर ने कहा, एनी बड्ढी? कुमार ने जवाब दिया तो सर ने शाबाश कह बैठा दिया। अब रीमा चुपचाप बैठी रही। अगला पीरियड खाली था, सो रीमा ने अपनी भद्दास कुमार पर निकालने की सोची। रीमा: हाँ तो मी न्यूटन, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, क्या जरूरत थी जवाब देने की? हम 25 गर्ल्स और तुम 4 पिद्दी से लड़ ढके। आगे से ध्यान रखना, ज्यादा झानी बनने की कोशिश मत करना। कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अगले पीरियड का टॉपिक्स देखने लगा। रीमा और उसकी फ्रेंड्स ही कर रही थीं। कुमार क्लास से उठकर लाइब्रेरी में चला गया और उसके जाते ही सब जोर से हंस पढ़ीं। रीमा शहर के एक बड्ढे व्यवसायी की बेटी थी, लाडली और खुशमिजाज, हमेशा खीखी करती, सारे जहां की बातें करती, आनंद के साथ पढ़ाई कर रही थी। रीमा को घमंड तो नहीं था, लेकिन बचपना था। उम्र ही वो ऐसी थी कि स्कूल से निकलकर एक नई दुनिया, न कोई रोक टोक न कोई बंदिश। रीमा अपनी 4-5 फ्रेंड्स के साथ इसी तरह से मस्त रहती। क्लास में तो हमेशा रहती, लेकिन अधिकतर चुहलबाजी में व्यस्त रहती। उसका एक ही सिद्धांत था, इस बार नहीं तो अगली बार पास हो ही जाएंगे। कुमार के लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके पिता ने बहुत दुहक झेलकर उसकी पढ़ाई की फीस खर्च उठाने का बोझ लिया है। अगले पीरियड के बाद लंच हो गया और कुमार पुनः लाइब्रेरी में चल दिया। उसके पीछे पीछे रीमा और उसकी फ्रेंड्स भी चल दीं। कुमार ने उनकी ओर देखा और पुस्तकों में खो गया। रीमा ने अब उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और बुक्स लेकर स्टडी करने लगी। 1 घंटे बाद कोई खास क्लास नहीं थी, इसलिए कुमार ने अपनी पुरानी सी साइकिल उठाई और अपने गांव की रवाना हो गया। घर आकर उसने अपनी माँ को कॉलेज का पहला दिन और पहले दिन की बात बताई, तो उसकी माँ ने इस तरह की लड़ीडिचकियों से दूर रहने की सलाह दे डाली। माँ ने समझाया कि तुम्हारी पढ़ाई के कारण तुम्हारे पिता दिन रात खेतों में काम रहे हैं। खेत से कुमार को पिता की याद आई और उनकी सहायता के लिए चला गया। खेत पर जाकर पिता की सहायता करने लगा और शाम को दोनों बाप बेटे घर आ गए। कुमार खाना खाकर आज की पढ़ाई का रिवीजन करने लगा और सो गया। कुमार को अपनी पढ़ाई में रुचि थी, कोई क्या कर रहा है उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसे आज दूसरा ही दिन हुआ था। क्लास में बैठकर लेक्चरर की तरफ ध्यान देता। दिन बीतते रहे और कोई न कोई नोक-झोंक रीमा से हो जाती। छात्र संघ के चुनाव आ रहे थे और लड़कियों ने रीमा को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। रीमा भी मना नहीं कर सकी। सभी लड़कियां रीमा का प्रचार करने लगीं। लड़के पुराने प्रेसिडेंट को ही जिताना चाहते थे। कुमार को उस चुनाव से कोई मतलब नहीं था और वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देकर कर्तव्य इतिश्री करने में विश्वास रखता था। कुमार को चुनाव में कोई रुचि भी नहीं थी और किसी के साथ चुनाव प्रचार में जाने के लिए समय भी नहीं था। रीमा अपने प्रचार में लग गई और एक पक्ष से टकराव हो गया। कई लड्ढकों ने रीमा को घेर रखा था। वो इस वर्ष ही प्रवेश लेने वाली लड्ढकी को प्रत्याशी के रूप में देखना ही नहीं चाहते थे।
कुमार ने रीमा का पक्ष लेते हुए कहा कि चुनाव लड़ना सबका हक है, जीतना हारना तो बात की बात है। रीमा को कुमार का समर्थन अच्छा लगा और दोनों में दोस्ती हो गई। चुनाव हुआ और रीमा कॉलेज की प्रेसिडेंट बन गई। रीमा अब कुमार से काफी हिल मिल गई थी और लाइब्रेरी में घंटों दोनों पढ़ते रहते थे। साथ पढ़ते रीमा को कुमार अच्छा लगने लगा। दोनों में चाहत के अंकुर पनपने लगे। अपनी चाहत को छुपाए दोनों पढ़ाई कर रहे थे। कुमार गांव का रहने वाला था, इसलिए उसका शरीर स्वस्थ सुडौल था। रीमा को कुमार के साथ होने पर कोई डर भय नहीं होता था। कॉलेज का कोई स्टूडेंट उसको कुछ नहीं कह पाता था। रोजाना 4-5 किमी साइकिल चलाने से तथा घी दूध के खाने से उसका शरीर मजबूत था। राघव हार जाने पर रीमा से चिढ़ने लगा और उसे नीचा दिखाने का अवसर खोजता। एक दिन कैंटीन में बैठी रीमा और उसकी फ्रेंड को अपमानित किया, जिससे रीमा बहुत दुखी हुई। रीमा ने कुमार से सहायता मांगी और कुमार ने छुट्टी के बाद उसे पकड़ डीएच लिया। कुमार अकेला और राघव के साथ उसके 2 साथी भी थे, लेकिन फिर भी कुमार ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कुमार अपने कॉलेज की बात अपनी माँ को जरूर बताता था। उसकी माँ ने लड़ाई झगड़े से दूर रहने की सलाह दी। साल खत्म होने वाली थी, परीक्षाएं शुरू हुईं और परिणाम निकला तो कुमार क्लास में टॉप रहा था। रीमा भी अच्छे मार्क्स लेकर आई। जिस दिन कुमार कॉलेज नहीं आता था, उस दिन रीमा उदास बेचैन सी रहती थी। रीमा के पिता अब रीमा की शादी के इच्छुक थे। वो रीमा के लिए अच्छा सा वर देख रहे थे। रीमा ने कुमार से कहा कि एक बार मेरे पापा से मिलकर अपने प्यार की बात करे, लेकिन कुमार अपनी हैसियत जानता था। उसे मालूम था कि रीमा के नौकरों की हैसियत ज्यादा होगी। रीमा के बहुत ज्यादा जोर डालने पर कुमार रीमा के घर चला भी गया और रीमा से शादी का प्रस्ताव रखा, तो रीमा के पिता ने उसे ठुकरा दिया और कहा, शादी बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। रीमा ने भी अपने पिता को समझाना चाहा, लेकिन स्पष्ट रूप से उन दोनों के विवाह के लिए मना कर दिया गया। रीमा के पिता ने कहा कि चाहना और दोस्ती अलग है, लेकिन बिना धन के जीवन गुजारना अलग बात है। रीमा के खर्च तुमसे नहीं उठाए जाएंगे और आर्थिक तंगी में रीमा 1 महीना भी नहीं बिता पाएगी। 1 वर्ष में तुम अपनी हैसियत बना लो, तब इस संबंध में बात करेंगे। अगर 1 वर्ष में तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए, अपनी हैसियत नहीं बना पाए, तो रीमा को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। 1 वर्ष में तुम 10,000 रुपये महीने भी कमाकर दिखा दोगे तो मैं सहर्ष तुम दोनों की शादी कर दूंगा। कुमार अपने घर आ गया और उसने सोचा कि या तो पढ़ लिख कर अपने पिता के सपने को पूरा करे या पढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा देखे और रीमा को अपनाने लायक बने, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कुमार ने अपने आप को किस्मत पर छोड़ रख दिया। उसने अपने प्यार को भूल जाना ही उचित समझा। रीमा उसे खूब उकसाती, लेकिन कुमार को अपने पिता की तपस्या के सामने प्यार की कीमत बहुत कम लगती। धीरे धीरे रीमा ने भी उसकी मजबूरियों को समझना शुरू कर दिया और उसने कुमार को दोष देना बंद कर दिया। 1 वर्ष दोनों की कॉलेज में ही निकल गई। कुमार ने एक दिन रीमा को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार रहता हूं और करता रहूंगा, लेकिन प्यार का मतलब विवाह करना भी नहीं है। तुम मुझे धोखेबाज कहो या लूजर, मैं अपने पिता माता को दुखी करके अपना प्यार नहीं पा सकता। रीमा ने उसे सच्चा प्यार किया था और कुमार को माफ कर दिया। परीक्षाओं के बाद रीमा का विवाह एक डॉक्टर से कर दिया और अपने दिल को समझाते हुए कुमार ने पढ़ाई जारी रखी। कुमार ने अपनी पढ़ाई जारी तो रखी क्योंकि उसके पिता के सपने साकार करने थे, लेकिन बिना रीमा के उसकी 1 वर्ष बहुत लंबी निकली। ऐसे लगता था कि ये सारी दुनिया वीरान है, ये कॉलेज बिल्कुल सुनसान है। न किसी से बात करता, न किसी से कोई दोस्ती ही की थी। रीमा के अलावा उसकी दुनिया ही जैसे रूठ गई हो। रीमा की फ्रेंड्स अभी उसी कॉलेज में थीं जिनसे समाचार मिल जाया करते, और रीमा खुश थी तो उसे तसल्ली हो जाती। बीएसएससी पूरी होते ही उसने इंजीनियर का कोर्स किया और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गया। रीमा के पति सारे दिन अस्पताल में रहते थे, कभी कभी इमरजेंसी में रात को भी ड्यूटी जाते थे, लेकिन रीमा ने कभी आपत्ति नहीं जताई। वो पूरी तरह से अपने नए परिवार की हो गई। कभी कभी कुमार की याद आती तो मन में एक टीस उठती, लेकिन वक्त के साथ मन के घाव भरने लगते हैं। फिर रीमा ने 2 वर्ष बाद एक नन्हे से गोपाल को जन्म दिया, तो वो सारी पिछली बातें भुलाकर उनमें रम गई। अपने बेटे की देखभाल में अपना समय बिताने लगी। कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके जॉब करने लगा और माता पिता की सेवा करता। जॉब के 1 साल बाद एक सुशील लड़की से उसकी शादी हो गई और अपने परिवार के साथ एक शहर में रहने लगा। कुमार की पत्नी एक अध्यापिका थी। दोनों पति पत्नी सेवा में होने के कारण माता पिता को थोड़ी सी परेशानी होती, लेकिन वो फिर भी खुश थे, क्योंकि शुरू से ही उन लोगों ने आर्थिक तंगी का सामना किया था। अब जाकर उन्हें सुख सुविधा मिली थी।
कुमार और उसकी पत्नी रीना अभी कोई बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन मां को अपने पोते पोती को खिलाने की जल्दी थी। शादी के लगभग 3 वर्ष बाद रीना के एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसे पूरा घर खुश होकर खिलाता रहता। रीना ने 3 महीने की छुट्टी ले ली और अपनी बेटी को पाला पोसा। 3 महीने बाद उस बालिका को कुमार की मां संभालने लगी, जिससे उनका मन भी लगा रहता और रीना की नौकरी भी हो जाती। कुमार दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगा, रात दिन मेहनत करता, जिससे रीना उससे अधिक काम करने पर नाराज हो जाती। वो उसे एटीएम कहने लगी। कुमार अपने कर्तव्य पालन में ज्यादा व्यस्त रहता था, कभी कभी घर भी नहीं आ पाता। कुमार के पिता ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की थी कि रात दिन काम करके क्या हासिल होने वाला है। कुमार ने जॉब छोड़ डीएच दिया और दूसरी कंपनी पकड़ डीएच ली। कुमार के घर दूसरी बेटी का भी जन्म हुआ, लेकिन रीना साथ छोड़ डीएच गई। दूसरी बेटी के जन्म के बाद रीना का देहांत हो गया। अब कुमार को बहुत दुख हुआ। पहली बेटी 3 साल की और दूसरी बेटी 3 दिन की थी। कुमार की मां ने दोनों बेटियों को संभाल लिया, लेकिन कुमार को संभालने वाला कोई नहीं था। उसे अपने जीवन से निराशा होने लगी। काम पर भी जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके वृद्ध पिता ने बेटियों के लिए जीने का रास्ता दिखाया और कहा कि हम कितने दिन तक साथ दे सकेंगे। अगर तुम इस तरह उदास और निराश रहोगे तो इन मासूम का कौन ध्यान रखेगा। कुमार की मनस्थिति अलग थी, लेकिन उसने अपनी बेटियों की खातिर जीना जरूरी समझा। माता पिता ने दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन कुमार ने स्पष्ट मना कर दिया। बद्धी बेटी स्कूल जाने लगी और अपने पिता कुमार व दादा को उसकी बातें अच्छी लगतीं। वो धीरे धीरे अपना दुख दर्द भूलकर संगीता की खुशी में खुश होने लगे। संगीता स्कूल से आकर अपनी छोटी बहन गीता के साथ खेल लेती। कुमार ने अपनी बेटियों को संभाल लिया। अपने काम से घर आकर उन्हें अपने पास ही रखता। कुमार के पिता अब अधिक आयु हो जाने के कारण बीमार रहने लगे थे। उन्हें अपने बेटे कुमार और संगीता गीता की चिंता सताने लगी। 1 महीने की बीमारी के बाद वो स्वर्ग सिधार गए। माँ बेटे दोनों बच्चियों पर अब जान छिड़कने लगे। गीता भी चलने लगी। अपनी तोतली भाषा से उन्हें पुकारती तो बहुत अच्छा लगता। कुमार की जिंदगी सिमट गई थी, न कहीं जाना चाहता, न कभी देर तक घर से बाहर रहता। माँ की आयु को देखते हुए उसने काम वाली बाई का प्रबंध कर दिया था। खाना बनाना, साफ सफाई से मुक्त कुमार की माँ घर पर आराम करती और गीता को अपने पास रखती। रीमा डॉक्टर पति के साथ खुश थी। अपने बेटे को, अपने सास ससुर को संभालते उसे पूरा दिन हो जाता। थक भी जाती, लेकिन अपने पति का स्वागत मुस्कान के साथ ही करती। वो जानती थी कि दिन भर अनेक मरीजों के संपर्क के कारण वो भी मानसिक रूप से थकान महसूस करता होगा। जिंदगी की गाड़ी अपने रास्ते पर चल रही थी कि एक दिन सडैक दुर्घटना में रीमा के पति डॉक्टर की गई। रीमा अपनी किस्मत पर रो पड़ी। विधाता ने उसकी यह खुशी भी छीन ली। उसे लगा कि उसकी किस्मत में अकेलापन ही लिखा है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार उसने विवाह भी किया। पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रही, लेकिन वो समर्पण भी कुछ काम नहीं आया। उसका जीवन साथी उसे बीच मंझधार में छोड़ डच गया। रीमा के दुखों का अब कोई अंत नहीं था। वो अपने मासूम बेटे के लिए जीना चाहती थी। स्वयं का जीवन उसे कोई सुख नहीं दे सका। रीमा का परिवार बहुत बद्धा था। उसके ससुर के 3 पुत्र और थे, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। अपने दुख स्वयं को ही काटने पर ढलते हैं। कोई किसी के दुख को नहीं बांटना चाहता है, न ही बांट पाता है। उसके देवर जेठ ने उसे अलग कर दिया। वो अपने बेटे को लेकर अलग रहने लगी। रीमा का उसके छोटे से पुत्र के अलावा कोई नहीं था। वो अकेली परेशान हो गई तो अपने बेटे को ले पिता के पास आ गई। किसी की किस्मत को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन फिर भी रीमा के पिता अपने आप को दोषी मानते थे। उन्हें लगता था कि कुमार से शादी न करके रीमा की जिंदगी बर्बाद करने का कारण वो स्वयं है। अगर रीमा की शादी कुमार से हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। कुमार की आह ने सब कुछ बर्बाद किया है। अगर कुमार के सामने इतनी बड़ी शर्त नहीं रखता तो वो रीमा से विवाह कर लेता और रीमा खुशी से जीवन बिताती। रीमा के भाई भाभी उसे बहुत समझाते और दुखी नहीं रहने देते। रीमा को उन्होंने अपने पास ही रखने का निश्चय किया। जब तक रीना का बेटा बड्डा नहीं हो जाता, तब तक उसके लिए अपने घर में ही रहने के लिए रूम दे दिया और उसका ख्याल रखने लगे। रीमा अपने माता पिता, भाई भाभी के साथ रहकर खुश थी। रीमा की फ्रेंड नीलिमा उससे मिलने आई और दोनों सहेलियां अपनी अपनी राम कहानी लेके बैठ गईं। नीलिमा ने बताया कि तुम्हारी शादी के बाद कुमार बिल्कुल टूट चुका था। 1 वर्ष उसने बहुत मुश्किल से गुजारी थी। न किसी से बात करता, न कभी हंसता, केवल और केवल पुस्तकों में ही डूबा रहता था। रीमा, तुम कब की मिली हो उससे? नीलिमा, वही कॉलेज के फाइनल ईयर में, आज से 10 साल पहले। रीमा, अब उसके कोई समाचार?
नीलिमा। नहीं। रीमा को बहुत बुरा लगा कि कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज नीलिमा ने पुराने घावों को कुरेद दिया। नीलिमा चली गई और रीमा अपने पुराने प्रेमी और पति दोनों को याद करने लगी। एक जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन यादों में बसा है, एक वो जो इस दुनिया में होते हुए भी मिला नहीं, केवल उसकी याद है। रीमा को आज फिर से भूली बिसरी यादें परेशान करने लगीं। रीमा को उदास देख उसकी बड्डी भाभी में अपने पास बिठाया और समझाया कि जीवन ऐसा ही होता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, इस मन को जितना उलझाओगी उतना ही दुखी रहोगी। भूल जाओ अतीत को, भूल जाओ पुरानी यादों को, आज का याद रखो, आज को जियो। जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकेगा, जिसे खो चुकी उसे पाना मुश्किल है। अपने बेटे को संभालो और यही आज का सच है। शाम को श्रीमद् गीता का अध्ययन किया करो ताकि मन शांत रहे। जन्म मरण सुख दुहक सब अटल हैं। दुखी रहने से सुख नहीं मिलने वाले, खुश रहने से दुहक जरूर कम महसूस होंगे। कई स्त्रियां बचपन में ही अपने पति को खो देती हैं, फिर भी जी लेती हैं, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं मरता। जब तक साथ हैं तब तक ही रिश्तों की पहचान है। रीमा ने अपनी भाभी की बात मानकर गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिससे उसका मन शांत होने लगा। रीमा का बेटा स्कूल जाने लगा, उसके छोटे भाई की शादी हो गई। माता पिता वृद्ध हो चले थे। जितना लगाव बेटी से माँ बाप का होता है उतना भाई या भाभी का नहीं होता। 2 भाभियां आ जाने के बाद रीमा की पिता के घर में उपेक्षा होने लगी। रीमा को छोटी छोटी बात भी अखरने लगी थी। रीमा अपनी ससुराल अपने घर जाना चाहती थी। पिता ने घर का माहौल देखते हुए हाँ कर दी, लेकिन माँ राजी नहीं हो रही थी। रीमा अपनी माँ को समझा बुझाकर अपने घर आ गई। अपने हिस्से के आधे मकान को किराए पर उठा दिया। अपने बेटे को जिस विद्यालय में पढ़ा रही थी उसी में अध्यापिका की नौकरी करने लगी। बेटा गोपाल आगे बढ़ता गया और रीमा अपने बेटे को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। गोपाल ने अपनी माँ का त्याग और बलिदान देखा था। वो रीमा का हर एक बात का ध्यान रखता था। गोपाल शुरू से ही मेहनती था। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और सरकारी सेवा में चयन हो गया। गोपाल की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते आने लगे। रीमा ने एक सुंदर लड़की से उसका विवाह कर दिया और स्कूल की नौकरी छोड़ दी। गोपाल अपनी माँ को कोई कष्ट में नहीं देख सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर अपनी पत्नी हेमा को शहर ले जाऊंगा तो माँ अकेली रह जाएगी और हमारे साथ शहर जाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। वो नौकरी भी नहीं छोड़ डा सकता था। गोपाल जैसे तैसे अकेला ही शहर में रह रहा था। कुमार ज्यादातर समय अपनी बेटियों के साथ ही गुजारता था। पैसा तो खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसकी माँ की बीमारी के कारण उसका मन दुखी रहता था। 6 महीने की लंबी बीमारी के बाद उनकी माँ स्वर्ग सिधार गई। कुमार अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सोचने लगा। दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर एक साथ एक ही घर में शादी कर दी। बेटियां कुमार को अपने साथ ही ले जाना चाहती थीं, लेकिन कुमार ने मना कर दिया। कुमार की आयु 50 वर्ष होने जा रही थी। वो अकेला ही घर में रह गया। काम वाली बाई तो उसकी माँ के स्वर्गवास से पहले ही काम छोड़ गई थी। कुमार नौकरी छोड़ देने के कारण अनेक स्थानों पर घूमता रहता था। कुमार अपनी बेटियों से बात करता रहता था। गर्मी का मौसम बहुत परेशान कर रहा था। कुमार ने कुछ दिन नैनीताल में जाकर रहने का विचार किया। नैनीताल में नैनी झील का आनंद लिया, कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमा। कुमार को प्राकृतिक दृश्यों में रहने के कारण अपने जीवन से पुनः मोह हो गया था। वो अपने शेष जीवन को भी आनंद के बिताना चाहता था। वो एक होटल में रुका हुआ था। कुमार की मुलाकात अचानक ही रीमा से हो गई थी। नैना माँ का आशीर्वाद था कि वर्षों पहले बिछुद्धे प्रेमी एक दूसरे से अचानक मिल गए। रीमा कुमार को अपने बेटे के घर ले आई। रीमा का बेटा अस्पताल गया हुआ था, उसकी पुत्रवधू ही थी। रीमा ने कुमार से कॉलेज से पिछड़ डर हटने से लेकर आज तक की कहानी सुन डाली। दोनों बेटियों की शादी, पत्नी का बहुत पहले स्वर्गवास, अकेलेपन से तंग आकर नैनीताल में बसने का विचार आदि सभी बातें ध्यान से सुनी। कुमार आज रीमा के घर पर ही ठहरा हुआ था। शाम को रीमा का बेटा भी आ गया और कुमार को पहचान लिया। कुमार ने बताया कि अंकल से पहले एक बार मुलाकात हो चुकी है। रीमा आज खुश नजर आ रही थी। ये बात उसके बहू बेटे भी महसूस कर रहे थे। आज कई साल बाद रीमा खुश हुई, अन्यथा उसके पति के मरने के बाद वो बहुत कम बात करती थी। सुबह कुमार टहलने जाने लगा तो रीमा का पूरा परिवार भी साथ हो लिया। रीमा को बार बार कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। घूमने के बाद कुमार अपने घर चला गया और रीमा अपने बेटे के साथ अपने घर आ गई। शाम को गोपाल और एकता अपने बेडरूम में थे। एकता, आपने देखा आज माँ कितनी खुश नजर आ रही हैं? गोपाल, हाँ, मम्मी बहुत कम हंसती थीं, न ज्यादा बोलती थीं। एकता, अंकल माँ के पूर्व परिचित हैं क्या? गोपाल, हाँ, कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं। एकता, मैं एक बात कहूं, अगर आप नाराज ना हो तो?
गोपाल। हाँ एकता, क्यों ना माँ का अकेलापन दूर कर दें? गोपाल। मतलब एकता, कुमार अंकल विधुर है, माँ भी अकेली है, अगर दोनों अपना घर बसा लें तो। गोपाल। मम्मी ने कभी अपने सुख को नहीं देखा, वो शायद राजी ना हो पाए। एकता, कल मैं बात करती हूँ, अगर वो नाराज हों तो प्लीज आप संभाल लेना। गोपाल। ओके। सुबह एकता ने गोपाल के चले जाने पर रीमा के मन को टटोला और नया जीवन शुरू करने का निवेदन किया। रीमा ने सोचने के बाद कहा, कुमार के मन का क्या पता है। एकता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर आप हां करते हो तो गोपाल कुमार अंकल से बात कर लेंगे। एक दिन मौका निकालकर गोपाल ने कुमार को नया जीवन शुरू करने को प्रेरित किया और कुमार ने रीमा की इच्छा पर छोड़ दिया। अगले सप्ताह उन दोनों की शादी हो गई। लोगों ने दोनों को शुभकामना के साथ गोपाल और एकता को भी आशीर्वाद दिया। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।